फ्रेंड यहाँ से आपको ने क्या सीखा, यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 फॉर्मूले को सीखा, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट कितना रीच होगा और आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का स्ट्रेस फॉर्मूला। थ्योरी ये आपका फ्रेंड डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होती है। तो फ्रेंड ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी मतलब सेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन्स टॉक। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए जो डीआरडीओ का पेपर का सीरीज लेके आया था उसका ये पार्ट नंबर 5th है, मतलब पार्ट ई है। मैंने ऑलरेडी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है सेट नंबर 1 का। आई होप आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप वीडियोज़ नहीं देखे हैं प्लीज़ एक बार पेपर देने से पहले मेरे सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते जा रहा हूँ, जिससे आपके साथ सिर्फ़ एक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप बाकी उसके उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आप फ्रेंड्स उसको भी सीखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार सभी वीडियोज़ को 1.25x स्पीड पे करके देख लीजिएगा। मैं पक्का बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको ऐसे सिखाऊँगा फ्रेंड्स कि आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद भी रहेगी। ठीक है? फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स आपका पेपर सॉल्यूशन का, तो आपसे बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को छोटा-सा लाइक कर दिया करिए। फ्रेंड लाइक करने में कुछ भी नहीं लगता है, बस थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है मुझको कि मैं जो आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। फ्रेंड बस छोटा-सा लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, ठीक है? और फ्रेंड जो भी आपके दोस्त हैं, जिनको मेरे वीडियोज़ की नीड है, जिन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, प्लीज़ उन तक मेरा वीडियो शेयर भी करिए और चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है? और फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स को भी प्लीज़ कमेंट किया करिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोलता है किसी बॉडी पर व्हेन अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स देन द बॉडी विल बी, मतलब किसी बॉडी पर, कोई आपकी बॉडी है वो यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, बट जो फोर्स लगा रहे हैं वह बॉडी के लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम फोर्स लग रहा है, तो वो बॉडी क्या करेगी? वो बॉडी मूव करने लगेगी कि वो बॉडी आपकी रेस्ट पे ही रहेगी, या वो बॉडी पीछे की ओर जाएगी, या वो बॉडी स्किड कर जाएगी। तो फ्रेंड जब हम जो फ़ोर्स लगा रहे हैं, जब इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फ़ोर्स की वैल्यू से कम है, तो फ्रेंड वो बॉडी मूव भी नहीं करेगी, वो बॉडी वहाँ से फ्रेंड हिलेगी ही नहीं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा कि आपकी बॉडी जो है रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी आपकी रेस्ट पे ही रहेगी। तो फ्रेंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हम फ़ोर्स लगा रहे हैं, अगर उसका लिमिटिंग फ़ोर्स 20 है, 20 न्यूटन है और इस पे हम फ़ोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो वो बॉडी फ्रेंड कैसे हिल सकती है? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि आपका छोटा-सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये हाई स्कूल के कॉन्सेप्ट पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? क्या बोलता है? ए बुलेट ऑफ 0.03 केजी मास मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, मतलब ये आपकी कोई बॉडी यहाँ पे रखी है और ये आपकी क्या है? बुलेट है, जो इस स्पीड से मूव कर रही है। इसका मास है 0.03 केजी, ठीक है? और ये आपकी जो है 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है? और ये बॉडी को जो है 12 सेंटीमीटर तक जो है पेनिट्रेट कर देती है, मतलब आपका बुलेट जो है यहाँ तक आ जाता है, जिसकी डिस्टेंस होती है आपकी 12 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? स्पीड की देखिए आपको दिया है मीटर और डिस्टेंस की आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुड ब्लॉक ऑन द बुलेट, मतलब वुड ब्लॉक के द्वारा बुलेट पर कितना फोर्स लगाया गया है। पर आप सभी ने 3 इक्वेशन अपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी। पहली आपकी है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी आपकी है s इक्वल टू हाफ यू प्लस वी टी, तीसरी आपकी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और चौथी आपकी है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फ्रेंड ये सब आपकी इक्वेशन जब बॉडी हमारी एक्सेलरेट करती है, ये उस सिचुएशन में आपकी इक्वेशन है जब हमारी बॉडी डीएक्सेलरेट करेगी, मतलब हमारी बॉडी का स्पीड घटेगा, तो वहाँ पे हम माइनस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूँ, तो आप यहाँ पे ये वाली इक्वेशन देखिए जो आपकी एस स्क्व वी ये वाली इक्वेशन आप देखिए। अगर हम इस इक्वेशन को लगाएँगे, तो क्या बनेगा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 ठीक है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या पूछा गया? आपको यहाँ पे फ़ोर्स निकालना है, ठीक है? तो फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला क्या होता है?
फोर्स का फॉर्मूला आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपके पास एक्सेलरेशन तो यहाँ पे है ही नहीं, आपके पास मास दिया हुआ है, तो इसको हम कहाँ से निकालेंगे, इसको हम इस इक्वेशन से यहाँ पे इसको निकाल के लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, क्योंकि आपका बॉडी यहाँ पे आपकी बॉडी रेस्ट इक्वेशन में आ जाएगी, तो यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी 0। और u की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, u की वैल्यू आपको दी हुई है 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू हो जाएगी 400 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू 2as, 2 ये आपको माइनस का साइन, ठीक है। 2a की वैल्यू आपको निकालनी है, s की वैल्यू क्या दिया है आपको, s आपको दिया हुआ है कितना, यहाँ पे देखो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 0.12 मीटर में, इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 400 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.12, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी, आप इसको यहाँ पुट कर देंगे a की वैल्यू को, और m की वैल्यू आपको दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है कितना 0.03, आपको मास दिया है 0.03 केजी, तो आपको यहाँ से f की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 किलो न्यूटन, ठीक है। आपकी f की वैल्यू यहाँ पर 20 किलो न्यूटन निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा 20 किलो न्यूटन, ठीक है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ आप वीडियो को फिर से बैक करिएगा और वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट ए सच एंगल विद द हॉरिजॉन्टल दैट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज 1/4, इसको ध्यान रखिएगा 1/4 ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब जो आपकी मैक्सिमम हाइट है, जो आपकी मैक्सिमम हाइट है, हाइट मैक्सिमम जो है वो आपका 1/4 है रेंज का, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो आपकी हाइट मैक्सिमम है वो रेंज का 1/4 है। तो आपसे क्या पूछता है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या 15 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपको पहले हाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मतलब हाइट का फॉर्मूला और आपको यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो फॉर्मूला क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका हाइट का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जहाँ पे आपकी ये जो वी नॉट है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस, और कॉस थीटा आपका होता है कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आपको यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, ये आपका मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा बॉडी उसका फॉर्मूला है, और ये आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपसे आपको ये इक्वेशन दिया हुआ था, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए हाइट आपको दिया हुआ है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज 1/4 है, ठीक है। आपको ये 1/4 है किसका, रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ठीक है। आप इसको चेंज कर लीजिएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा में, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे tan थीटा मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू मिलेगा 1, जिससे आपकी थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको ने क्या सीखा, यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के 3 फॉर्मूले को सीखा, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट कितना रीच होगा, और आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, मतलब कोई बॉडी है जो आपकी 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है। एंड फोर्स एफ इज नीडेड टू स्टॉप इट विद इन ए सर्टेन डिस्टेंस, मतलब एक कोई एफ फोर्स उसमें चाहिए बॉडी को कुछ डिस्टेंस पे रोकने के लिए, ठीक। फिर बोलता है इफ द स्पीड ऑफ बॉडी बिकम्स 3 टाइम्स, मतलब अगर बॉडी की स्पीड 3 टाइम्स हो जाती है तब उसी सेम डिस्टेंस में बॉडी को रोकने के लिए कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई बॉडी है एम मास की, ठीक है, एम मास की बॉडी है जो आपकी 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो आपकी अगर एफ की वैल्यू करेंगे, एफ इक्वल टू होता है एम ए, और एक की वैल्यू क्या होती है, ए आपका होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलना है, पहले आपकी वेलोसिटी जो है मास जो है 3 टाइम्स हो जाएगा, जगह अगर हमारा मास 3 टाइम्स हो जाएगा तो ये आपको होगा 3m/t, और F2 की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड आपके यहाँ पे, F2 की वैल्यू आपकी आ गई
3m/t, ठीक है। यहाँ पे 3m/t आपकी F2 की वैल्यू आ जाएगी और F1 की वैल्यू क्या थी? F1 की वैल्यू आपकी थी m/t, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका सेम रहेगा, तो वो आपका यहाँ से v/t हो जाएगा और v और यहाँ पे m की वैल्यू m और 3m रख देंगे, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी m/t और जब हमारा मास 3 टाइम्स हो जाएगा तो F2 की वैल्यू हो जाएगी 3m/t, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा F2 = 3 टाइम्स ऑफ F1, मतलब अब जो आपका फोर्स लगेगा वो आपका पहले से 3 गुना फोर्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ F, ठीक है। फ्रेंड आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? वेरिग्नॉन्स थ्योरम इज रिलेटेड टू, तो पहले मैं आपको वेरिग्नॉन थ्योरम का एक छोटा-सा एक क्वेश्चन है, वो आप याद रखिएगा। आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि हमारा वेरिग्नॉन का थ्योरम किससे जुड़ा हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम से या प्रिंसिपल ऑफ फोर्स से या प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया से। तो इसका फ्रेंड पहले आप समझिए वेरिग्नॉन वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या होती है? देखिए, अगर बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस हैं, किसी एक बॉडी पे एक्ट करते हैं, तो जो उनका अलजेब्रिक सम होगा, उनके मूवमेंट्स का, सभी फोर्सेस के मूवमेंट्स का जो अलजेब्रिक सम होगा, वो किसी पॉइंट के अबाउट में वो किसके इक्वल होगा? फोर्स से इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट द सेम पॉइंट। सिंपल सा इसको एक सिंगल इक्वेशन में समझेंगे तो आपका देखिए समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, अगर हम उस पॉइंट के अकॉर्डिंग उन सभी फोर्स का मूवमेंट निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद वो मूवमेंट ये किसके इक्वल होगा? जो आपका रिजल्टेंट मूवमेंट होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी है। वेरिग्नॉन के प्रमेय से रिलेटेड आपको सिंपल सा एग्जाम में ये क्वेश्चन देकर बोलेगा ये आपका किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका वेरिग्नॉन्स के थ्योरम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख गया होगा, अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। तो आपका जो वेरिग्नॉन्स थ्योरम होता है वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पे आपको न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पूछा गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू बॉडीज m1 एंड m2, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है। फिर मतलब आपसे पूछा है कि कोई बॉडी है m1 मास की और कोई बॉडी m2 मास की, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो आपको d दे दिया है, तो ये जो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो आपको g मिलेगा, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। जी आपका क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ये आपका जी होता है। लेकिन आपको सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया है, जो आपका फॉर्मूला ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी देखिए मैच हो रहा है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। पर अगर जी की वैल्यू की बात करें तो आपको जी की वैल्यू हमेशा याद रखनी है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। तो फ्रेंड आपको जी की वैल्यू भी यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको एग्जाम में भी डायरेक्ट जी की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोलता है द इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, अंडर कंबाइंड एक्शन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट एम एंड, देखिए यहाँ से आपको दो चीज ध्यान रखना होगा, हमेशा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट और इक्विवेलेंट क्या ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो आपको इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। पहला आपका है इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट और दूसरा आपका है इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम ब्रैकेट में एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और आपका जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है, इसके फॉर्मूले में ये चीज हट जाता है, बस बचता है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, हाफ एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। फिर एग्जाम में डायरेक्टली आपसे इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको एम की वैल्यू दे देगा और टी की वैल्यू दे देगा और बोल देगा इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट या इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट निकालिए। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है ड्यूरिंग द ड्वेल पीरियड ऑफ द कैम द फॉलोअर, देखिए आपका कैम एंड फॉलोअर होता है, मान लीजिए ये आपका फॉलोअर हो गया, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड कैम हो गया, ये आपका कैम हो गया।
तो कैम आपका ऐसे जो है रोटेट करता है, ठीक है? तो जो इतना पीरियड होता है आपका, ये आपका होता है ड्वेल पीरियड, इसी को हम बोलते हैं ड्वेल पीरियड, ये आपका होता है ड्वेल। तो सिंपल सी बात, जो हमारा ये आपका अप डाउन मूव करता है, कैम हमारा जो ये आपका फॉलोवर हो गया, ये आपका कैम हो गया, ठीक है? तो आपका जो ये फॉलोवर होता है, ये अप डाउन मूव करता है, जैसे हमारा कैम ऐसे घूमता है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक जब ये घूम के आएगा, तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट यहाँ पे आपका फॉलोवर में नहीं होगा, ठीक है? जब ये इस यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो आपका इस पीरियड में आपका फॉलोवर ऊपर से नीचे मूवमेंट करेगा। तो फ्रेंड आपसे पूछा है कि ड्वेल पीरियड के दौरान फॉलोवर का मूवमेंट कैसे होता है? फ्रेंड सिंपल सी बात है, उस पीरियड के दौरान आपका फॉलोवर जो है रेस्ट रेस्ट कंडीशन में रहेगा, ठीक है? अगर मैं आपको कैम एंड फॉलोवर का एक सिंपल सा फिगर दिखाता हूँ, ये आपका कैम एंड फॉलोवर का सिंपल सा फिगर है। यहाँ पे आपसे एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिच सर्किल क्या होता है? रेस पॉइंट क्या होता है? टाइम सर्किल क्या होता है? प्रेशर एंगल क्या होता है? पिच पॉइंट क्या होता है? बेस सर्किल, कैम रोटेशन, पिच कर्व, पिच पॉइंट। तो फ्रेंड आपको इस फिगर को हमेशा याद रखना है कैम एंड फॉलोवर से रिलेटेड, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला से हो जाएगा, रिमेन्स एट रेस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ फेलियर गिव्स सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट फॉर। फ्रेंड ये आपका थ्योरी ऑफ फेलियर से क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरी ऑफ फेलियर। तो मैं पहले आपको यहाँ पे छोटा सा थ्योरी ऑफ फेलियर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली आपकी 5 फेलियर की थ्योरी होती है, जिससे फ्रेंड आपको हर बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको बस ये पाँचों थ्योरी याद करना है, सिर्फ आपको नेम याद रख आपको बस यहाँ पे एक नाम याद करना है कि जो थ्योरी दी गई है वो किस साइंटिस्ट ने दी है और वो किस मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होती है, मतलब डक्टाइल या ब्यूटेल। मैं अगर पांचों थ्योरी की बात करूं तो ये आपके सामने पांचों फेलर की थ्योरी यहाँ पे आपके सामने आ गई है, ठीक है? पहली आपकी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको आप दिया था रैंकाइन और लेम ने। बेसिकली इस थ्योरी को हम रैंकाइन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आपको 4 थ्योरी का नाम दे देगा और बोलेगा इसमें से रैंकाइन थ्योरी कौन-सी है। तो फ्रेंड आपको सभी याद रखना है कि कौन-सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है आपका रैंकाइन जी ने दिया था। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी ये आपका सेंट वेनेंट्स ने दिया था। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ये आपका कूलम्ब और ट्रेस्का, मतलब गेस्ट कूलम्ब और ट्रेस्का ने दिया था। उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ये आपका हे ने दिया था और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ये आपका वॉन मिसेस ने दिया था। तो आपको सिंपल सा फ्रेंड सभी थ्योरी का नाम याद रखना है और कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया था आपको ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कौन सी थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल होती है। फ्रेंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी मतलब रैंकाइन थ्योरी फ्रेंड आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होती है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आपका सेंट वेनेंस थ्योरी था। फ्रेंड ये थ्योरी जो है आपका ये भी आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होती है। और जो आपका गेस्ट या टेस्कास थ्योरी मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ये आपका फ्रेंड डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होती है। तो फ्रेंड ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी मतलब सेंट वेनेंस थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी मतलब गेस्ट या ट्रेस्का थ्योरी आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी मतलब ये आपको पूछा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी मतलब सेंट वेनेंस थ्योरी। तो मैंने आपको बताया ये आपकी थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल के लिए। फ्रेंड आई होप आपसे अब एग्जाम में कभी भी थ्योरी ऑफ फेलियर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, इफ ए मटेरियल कोई मटेरियल है एक्सपेंड्स कर रहा है फ्रीली ड्यू टू हीटिंग, मतलब किसी मटेरियल को हम गर्म कर रहे हैं और वो एक्सपेंड करते जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? थर्मल स्ट्रेस आएगा, कि टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, कि कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, कि कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा? तो फ्रेंड जब हम मटेरियल को हीट कर रहे हैं और उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंड होते जा रहा होते जा रहा होते जा रहा, तो यहाँ पे स्ट्रेस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नो स्ट्रेसेस, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछता है, इन ए लोडेड बीम, कोई बीम है जिसको लोड दिया गया है, तो डीएम बाई डी एक्स। फ्रेंड सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको सभी को पता है, जो एफ होता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डीएम बाई डी एक्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन। तो किसी सेक्शन पे जो वहाँ शियर फोर्स का फॉर्मूला होता है उसको हम dm/dx से डोनेट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे हुक्स लॉ वैलिड अप टू। तो पहले मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक आएंगे आप, पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक आएंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लगभग स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। और ये आपका जो होता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है। यहाँ पे आप देखिए ये आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है। जैसे ही आप थोड़ा सा लोड और बढ़ाएंगे बॉडी के ऊपर तो आप बी पॉइंट पे आएंगे। ये आपका होता है इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपको लोअर और अपर यील्ड पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे बस लोअर यील्ड पॉइंट दिखाया गया है। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा ब्रेकिंग स्ट्रेस। उसके बाद आपको यहाँ फाइनली यहाँ पे हमारी बॉडी फ्रैक्चर कर जाएगी। ये आपका होता है फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट तक जो आपकी बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। उसके बाद हम उसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन में। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है। तो जो आपका हुक्स लॉ होता है फ्रेंड आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही वैलिड होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज। फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा। आपसे पूछता है किसी कोई भी बॉडी है, उसके उस बॉडी में हम उस एक्सिस के अलोंग मतलब उसकी लेंथ के अलोंग में हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी डिफॉर्म होगी उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या यूनिट स्ट्रेन। फिर मैं पहले आपको थोड़ा-सा एक बॉडी दिखाता हूँ। ये आपकी बॉडी हो गई, ठीक है? ये आपकी बेसिकली हो गई बॉडी। ये आपकी हो गई बॉडी। तो कोई सिलिंड्रिकल बॉडी हो गई। यहाँ पे हमने बॉडी को फोर्स लगाया एफ फोर्स। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बॉडी पे एफ फोर्स लगाया गया है अलोंग द लेंथ। ठीक है? ये बॉडी की लेंथ के अलोंग में फोर्स लगाया गया है। तो बॉडी की पहले इनिशियल लंबाई एल नॉट थी, उसके बाद बॉडी की लंबाई एल हो गई। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये मतलब ये आपकी हो गई क्या? ये आपका हो गया लीनियर स्ट्रेन। ठीक है? अब जब बॉडी को हम इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो बॉडी का यहाँ पे ए, उसके डायमीटर के अराउंड में भी कुछ रिडक्शन होगा। तो ये आपकी बॉडी हो गई। तो इस वाले को हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अलोंग द एक्सिस जो स्ट्रेन होता है, जो बॉडी के अलोंग द एक्सिस होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफॉर्मेशन जो होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंड लीनियर स्ट्रेन। इसको आप ध्यान रखिएगा। और सिंपल से एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है पॉइजन रेशियो। ये आपका रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन का या और अपॉन लीनियर स्ट्रेन का। ठीक है फ्रेंड, मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में पॉइजन रेशियो की बहुत सारी वैल्यूज को बताया था, जैसे कॉल की वैल्यू क्या होती है, रबड़ की वैल्यू क्या होती है। फ्रेंड डायरेक्ट आपको यहाँ पे एग्जाम में इन सभी वैल्यूज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्लीज अभी तक लास्ट वीडियोज आपने नहीं देखा है, प्लीज जाके देख लीजिएगा। आपको ये सभी वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है स्ट्रेंथ ऑफ ए बीम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट। पहले मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ ए बीम ये क्या होता है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। बेसिकली जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ बीम होता है उसको हम सेक्शन मॉडुलस से कैलकुलेट करते हैं, या हम सेक्शन मॉडुलस को ही बीम की स्ट्रेंथ बोल देते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू आई बाई वाई मैक्स। ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ बीम का मतलब सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड आपका ये आपकी कोई बीम हो गई, ठीक है? ये आपका बीम का क्रॉस सेक्शन हो गया जिसकी डेप्थ डी हो गई और जिसकी चौड़ाई आपकी बी हो गई। ठीक है, और ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई। ठीक, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो आपका होगा बी डी क्यूब अपॉन 12। और जो आपका वाई मैक्स होगा, ठीक है, जो आपका वाई मैक्स मतलब ये आपकी ये डिस्टेंस कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो आपकी होती है डी बाई टू। ये आपके डी बाई टू हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड आपकी आई अपॉन वाई मैक्स। तो आई की वैल्यू बी डी क्यूब बाई 12, वाई की वैल्यू आपकी डी बाई टू। उसको सॉल्व करेंगे तो आपको जेड की वैल्यू मिलेगी बी डी स्क्वायर अपॉन में 6। ये आपको मिलेगी जेड की वैल्यू। आपसे पूछा क्या है किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आपका कांस्टेंट है। तो जेड आपका जो है किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, डेप्थ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेप्थ। ठीक है, ये आपको देखिए ये आपका डी जो है ये आपका डेप्थ है। तो इसी के प्रोपोर्शनल आपका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आपका यहाँ पे बीम की स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है डिफ्लेक्शन इन ए बीम इज मैक्सिमम। फ्रेंड मैंने ऑलरेडी आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं।
इसको मैं आज आपको होमवर्क देता हूँ। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट करिएगा। छोटी-सी रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करिए करिए और जो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ प्लीज़ उसको कमेंट भी किया करिए। तो प्लीज़ आप सभी को अगर इसका आंसर पता है प्लीज़ वीडियो में इसका आंसर कमेंट करिएगा। बाकी अगले लेक्चर्स में मैं इसका सही आंसर आपको बताऊँगा। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है 96 द शेप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ ए कैंटिलीवर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब ये आपका कैंटिलीवर बीम हो गई, यहाँ पे यूडियल फोर्स लग गया, ठीक है? तो इसका क्या पूछता है बेंडिंग मूवमेंट बीएमडी का शेप पूछ रहा है। एसएफडी और बीएमडी आपके 2 डायग्राम होते हैं, तो किसी क्वेश्चन में आपसे एसएफडी का पूछ लेगा, इस क्वेश्चन में आपसे बीएमडी का पूछ लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, देखिए ये आपकी बीम हो गई, ये आपकी कैंटिलीवर बीम हो गई, ये आपका बी एसएफडी हो गया और ये आपका बीएमडी हो गया, ठीक है? एसएफडी आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, जबकि आपका बीएमडी जो है क्या है? बीएमडी फ्रेंड्स आपका एक ऐसे कर्व का शेप में आपका बीएमडी बनता है। तो इस कर्व को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोलिक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पैराबोलिक। तो फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा, आपको शेप याद रखना पड़ेगा या आपको एसएफडी, बीएमडी बनाना आना चाहिए किसी भी बीम का, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, जहाँ पे आपसे सिंपली सपोर्टेड बीम का एसएफडी और बीएमडी का डायग्राम पूछा गया था। यहाँ पे आपसे कैंटिलीवर बीम का, यहाँ पे आपसे बीएमडी का डायग्राम पूछ लिया गया है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हिच टाइप ऑफ गियर्स आर यूज्ड इन कनेक्टिंग टू कोप्लेनर एंड इंटरसेक्टिंग शाफ्ट मतलब कोप्लेनर्स और इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम कौन-सी गियर्स का इस्तेमाल करते हैं? तो पहले मैं आपको जितनी भी हमारी नॉर्मल गियर्स होती हैं, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर हम फिर स्पर गियर की बात करें, तो सिंपल आपकी स्पर गियर होती है जो 2 पैरेलल और कोप्लेनर शाफ्ट को जोड़ने का काम करती है, ठीक है? अगर हम फिर बेवल गियर की बात करें, तो बेवल गियर फ्रेंड आपका इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम 2 नॉन पैरेलल या इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ते हैं बट वो आपके सेम प्लेन में शाफ्ट आपके होने चाहिए मतलब कोप्लेनर शाफ्ट आपके होने चाहिए, ठीक है? और माइटर गियर की फ्रेंड अगर हम बात करें, तो माइटर गियर फ्रेंड्स आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के शाफ्ट को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि जो आप क्वेश्चन पूछा गया है टू कोप्लेनर एंड इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा बेवल गियर, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। फ्रेंड बेल्ट एंड पुली के केस में सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप सभी को आई होप याद होगा कि टी मैक्सिमम टेंशन मैक्सिमम इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ये आपका होता है 3 टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर। यहाँ वी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट टी मैक्स अपॉन में 3m। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए अपॉन टी मैक्स अपॉन में 3m अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर। तो फ्रेंड आपको पहली बात सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए और आइसोक्रोनस गवर्नर क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको दोनों चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पहला आपका होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपका होता है n2 माइनस n1 अपॉन में n, जहाँ पे फ्रेंड n जो है आपका मीन इक्विलिब्रियम स्पीड है मतलब n1 प्लस n2 अपॉन 2, ठीक है? इसको आप वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। बेसिकली आप खाली ये याद रखिएगा n2 माइनस n1 अपॉन में n, ये आपका होता है सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर का फॉर्मूला, ठीक है? फ्रेंड्स अगर हम बात करें आइसोक्रोनस गवर्नर की, तो फ्रेंड जो आपका आइसोक्रोनस गवर्नर होता है, उस केस में आपका जो रेंज ऑफ स्पीड होता है वो 0 होता है। मतलब आपका n2 माइनस n1 जो होता है आपका, वो होता है 0 मतलब ये दोनों आपका इक्वल हो जाता है आपका आइसोक्रोनस गवर्नर के केस में। तो फ्रेंड जब ये आपका 0 हो जाएगा तो उस केस में आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0 अपॉन n ये आपकी हो जाएगा इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द आइसोक्रोनिज्म इज द स्टेज ऑफ इनफाइनाइट सेंसिटिविटी मतलब आइसोक्रोनस गवर्नर के केस में जो आपकी सेंसिटिविटी होती है वो आपकी इनफाइनाइट होती है। आपको ये वो याद रखना पड़ेगा और ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। n2 माइनस n1 इक्वल टू 0 मतलब n1 इक्वल टू n2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टिवली एक्सप्रेस द सेंसिटिविटी। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये सही हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन में n की वैल्यू रख देंगे आप n1 प्लस n2 अपॉन में 2 इसकी रख देंगे वैल्यू, तो आपको यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो एक छोटी सी बस रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। छोटा सा लाइक करेंगे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।